हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो पिछली बार हमने बात की थी आर्टिकल्स 52 से 56 तक, राइट? जिसमें हमने प्रेसिडेंट के पद की शुरुआत को समझा था। आज ना हम उसी सफर को आगे बढ़ाने वाले हैं। देखते हैं कि हमारे संविधान की ये जो रूल बुक है वो प्रेसिडेंट की पावर्स और उनकी जिम्मेदारियों के बारे में और क्या-क्या इंटरेस्टिंग चीजें बताती हैं। तो आज हम फोकस करने वाले हैं आर्टिकल्स 57 से लेकर 62 तक। इसमें ना हम कुछ बड़े इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब ढूंढेंगे, जैसे क्या कोई प्रेसिडेंट दोबारा चुने जा सकते हैं, उनमें ऐसी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, उनके ऑफिस की कंडीशंस क्या हैं, उनकी ओथ क्या है, और हाँ, सबसे जरूरी, उन्हें उनके पद से हटाया कैसे जा सकता है। और एक चीज और, सोचिए, अगर अचानक प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली हो जाए तब क्या होगा। इन सभी बातों को आज हम डिटेल में समझेंगे। ओके, तो ये है आज का हमारा रोड मैप। हम इन 5 सिंपल स्टेप्स में प्रेसिडेंट के पद से जुड़ी पूरी कहानी समझेंगे। तो चलिए बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से। तो सबसे पहला सवाल, क्या कोई प्रेसिडेंट दोबारा इलेक्शन लड़ सकता है? इसका जवाब हमें मिलता है आर्टिकल 57 में। और इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इस पर कोई रोक-टोक, कोई लिमिट नहीं लगाई है। मतलब एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार प्रेसिडेंट पद के लिए री इलेक्ट हो सकता है, कोई टेंशन नहीं। और यहाँ ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है। अगर हम यूएसए से कंपेयर करें तो वहाँ सिस्टम बिल्कुल अलग है। अमेरिका में एक प्रेसिडेंट सिर्फ 2 बार ही चुना जा सकता है, लेकिन इंडिया में कोई लिमिट ही नहीं है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो 2 बार इस पद के लिए चुने गए थे। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गई कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार प्रेसिडेंट बन सकता है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि इस सबसे बड़े पद तक पहुंचने के लिए आखिर क्वालिफिकेशंस क्या हैं? चलिए देखते हैं आर्टिकल 58 इसके बारे में क्या कहता है। तो क्या लगता है, देश के इस सबसे ऊंचे पद पर बैठने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? जरा सोचिए एक मोमेंट के लिए, क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं? तो ये रही पूरी चेकलिस्ट। नंबर 1, वो इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, सिंपल। नंबर 2, उनकी उम्र कम से कम 35 साल हो। नंबर 3, उनमें लोकसभा का मेंबर बनने की योग्यता होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 4, वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का पद ना होल्ड करते हो, मतलब कोई ऐसी सरकारी नौकरी ना कर रहे हो जहां से उन्हें सैलरी मिल रही हो। हाँ, एक बात यहां क्लियर कर दूं, जो सिटिंग प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर या मिनिस्टर हैं, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, उन पर यह रूल लागू नहीं होता। ओके, तो मान लीजिए कि क्वालिफिकेशंस पूरी हो गईं और कोई प्रेसिडेंट बन गया, लेकिन उसके बाद क्या? उन्हें ऑफिस में रहते हुए किन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है और वो देश से क्या प्रॉमिस करते हैं? ये सब हमें बताते हैं आर्टिकल्स 59 और 60। सबसे पहले तो प्रेसिडेंट पार्लियामेंट या किसी स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर नहीं हो सकते। अगर हैं तो उन्हें सीट छोड़नी पड़ेगी। दूसरा, वो कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं ले सकते। उन्हें अपना ऑफिशियल घर यानी राष्ट्रपति भवन मिलता है बिना किसी रेंट के। और उनकी सैलरी और भत्ते पार्लियामेंट डिसाइड करती है। और हाँ, एक बार जो सैलरी फिक्स हो गई उसे उनके 5 साल के टर्म के दौरान कम नहीं किया जा सकता। पता है ये सब क्यों है? ताकि वो बिना किसी दबाव के निष्पक्ष होकर काम कर सकें। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात। अपना ऑफिस ज्वाइन करने से पहले प्रेसिडेंट इंडिया के चीफ जस्टिस के सामने एक शपथ लेते हैं, एक ओथ। और उस ओथ के 3 सबसे जरूरी शब्द हैं, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड। किसको? हमारे संविधान को। मतलब वो कसम खाते हैं कि वो संविधान का संरक्षण करेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे और उसका बचाव करेंगे। यही उनके पद की सबसे बड़ी, सबसे मूल जिम्मेदारी है। चलिए अब हम आते हैं प्रेसिडेंट के टर्म के आखिरी हिस्से पर। क्या होगा अगर प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाना पड़े या अगर उनका ऑफिस अचानक खाली हो जाए? इन सिचुएशंस में क्या होता है? इन सवालों के जवाब छुपे हैं आर्टिकल 61 और 62 में। प्रेसिडेंट को हटाने का जो स्पेशल प्रोसेस है ना, उसे कहते हैं महाभियोग या इंग्लिश में इम्पीचमेंट। पर यह ऐसे ही नहीं हो सकता। इसका सिर्फ एक ही ग्राउंड है, वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का उल्लंघन। और मैं बता दूं, ये कोई मामूली बात नहीं, ये एक बहुत ही सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। तो इसका प्रोसेस क्या है? चलिए आसान स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, प्रपोजल पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, लोकसभा या राज्यसभा में शुरू हो सकता है। स्टेप 2, कम से कम 1/4 मेंबर्स को साइन करके 14 दिन का नोटिस देना होता है। स्टेप 3, फिर पहला हाउस उस प्रपोजल को 2/3 मेजॉरिटी से पास करता है। यह आसान नहीं है। स्टेप 4,
उसके बाद दूसरा हाउस उन आरोपों की जांच करता है, और आखिरी स्टेप 5, अगर दूसरे हाउस ने भी इसको 2/3 मेजॉरिटी से पास कर दिया तो प्रेसिडेंट को उसी वक्त अपना पद छोड़ना पड़ता है। ये जो 2/3 मेजॉरिटी है ना, जिसे स्पेशल मेजॉरिटी भी कहते हैं, ये दिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट को हटाना कितना मुश्किल बनाया है। और सबसे अमेजिंग फैक्ट ये है कि आज तक, आज़ादी से लेकर आज तक, इंडिया के किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया है। अब आते हैं वैकेंसी पर। अगर प्रेसिडेंट का पद उनके टर्म पूरा होने से या डेथ, रेजिग्नेशन या हटाए जाने से खाली हो जाए तो क्या? तो रूल कहता है कि 6 महीने के अंदर अंदर नया इलेक्शन कराना कंपलसरी है, और इस बीच में जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है 1969 का, जब प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन की डेथ के बाद वाइस प्रेसिडेंट वीवी गिरी ने एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल निभाया था। ऑलराइट, तो काफी कुछ समझ लिया हमने। चलिए एक क्विक रिवीजन हो जाए। देखते हैं आर्टिकल्स 57 से 62 के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, यानी की टेकअवेज। तो हमने क्या देखा? आर्टिकल 57 री इलेक्शन अलाउड, कोई टर्म लिमिट नहीं। आर्टिकल 58 क्वालिफिकेशंस, इंडियन सिटीजन, 35 साल उम्र और लोकसभा मेंबर बनने के लायक। आर्टिकल 59 ऑफिस की कंडीशंस, कोई और जॉब नहीं और राष्ट्रपति भवन उनका घर। आर्टिकल 60 ओथ, संविधान को प्रोटेक्ट करना। आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट, संविधान तोड़ने पर हटाने का प्रोसेस। और आखिर में आर्टिकल 62 वैकेंसी, अगर पद खाली हो तो 6 महीने में इलेक्शन जरूरी है। सिंपल। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि भारत के राष्ट्रपति सिर्फ एक पद नहीं है, वो हमारे संविधान के गार्डियन हैं, उसके संरक्षक हैं। वो हमारी एकता, जिम्मेदारी और संविधान में हमारे विश्वास का प्रतीक हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।